बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। 9th क्लास की फ़िज़िक्स की क्लास में खुशामदीद कहते हैं। अज़ीज़ तलबा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ये लॉ न्यूटन ने डिस्क्राइब किया था और उसके इस लॉ के मुताबिक यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, चाहे वो गैलेक्सीज़ हों, चाहे वो सन हो या सन के गिर्द रिवॉल्व करने वाले प्लैनेट्स हों, और या फिर वो चांद हो, और या फिर वो जो हम दुनिया में जिस दुनिया में हम रहते हैं इसकी एक एक चीज़, उन तमाम चीज़ों के ऊपर ये लॉ अप्लाई होता है। अजीज़ तलबा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इस लॉ के ज़रिए से हमें बहुत सारे और भी दीगर रिजल्ट्स मिलते हैं। आइए अब इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देखते हैं। स्टेटमेंट इसकी कुछ यूं है कि एवरीबॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी। सबसे पहली बात जो यहाँ पर एक समझने वाली है कि इन दिस यूनिवर्स एवरीबॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, ये डस्टर है, ये एक स्टिक है, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो इस यूनिवर्स में पाए जाते हैं। इन दोनों के दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाएगी, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये भी इसके ऊपर लगा रहा है और ये भी इसके ऊपर लगा रहा है। इसी तरीके से चांद और ज़मीन, आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो इस यूनिवर्स में मौजूद हैं। ये चांद भी अपने ऊपर ये इस ज़मीन के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है और ज़मीन भी चांद के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेटमेंट, आई मीन द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ, और उसकी ये फर्स्ट लाइंस हैं जो मैंने आपको बताई। Everybody in this universe attract every other body with a force, और ये दोनों एक ही जैसी फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस। अब वो कंडीशंस क्या हैं कि इन दो मासेस को कंसीडर करें। अगर हम एक m1 है, एक m2 है, एक हमने छोटा मास लिया है m2, एक m1 बड़ा मास लिया है, ये दोनों एक दूसरे को फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ लॉ कह रही है। अब ये जो फोर्स लगा रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है वो भी F के बराबर है, ये जो फोर्स लगा रहा है ऑब्जेक्ट ये भी F के ही बराबर है। इसका मतलब दोनों फोर्सेस इक्वल हो गई। लेकिन अब बात ये है कि इन दोनों का फासला कितना हो कि ये फोर्स लगाएं, कितना ज़्यादा हो या कितना कम हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अलबत्ता इतना ज़रूर है कि ये फासला इसके इन दोनों के दरमियान में ज़रूर इम्पैक्ट डालता है। छोटा फासला होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, यानी कम फासला होगा दोनों ऑब्जेक्ट्स में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, और अगर ज़्यादा फासला हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि फासला इसके ऊपर इम्पैक्ट तो डालता है। हाँ, अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि फासला कुछ भी हो जाए, लॉ तो अपनी जगह पर बरकरार रहेगा। अब ये जो फोर्स है जो हमने यहां पर F के जरिए से यहां शो की है, ये फोर्स इन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर इन दोनों मासेस को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इन दोनों मासेस का जो प्रोडक्ट आएगा वो अगर ज्यादा आ रहा है तो फोर्स ज्यादा हो जाएगी, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कम आ रहा है तो फोर्स कम हो जाएगी। क्लियर हो गया? इसी तरीके से अगर इन दोनों के दरमियान सेंटर टू सेंटर अगर इसका डिस्टेंस दोनों के दरमियान में r ले लिया जाए तो ये फोर्स r स्क्वायर के, यानी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। यानी अगर r स्क्वायर, r की वैल्यू बढ़ा दें तो स्क्वायर भी बढ़ जाएगा, अगर r की वैल्यू बढ़ा देंगे तो F कम हो जाएगा, अगर R की वैल्यू कम कर देंगे तो F की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। तो अजीज तलबा, ये बात सामने आ गई कि ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स लगाती हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है।
तो एक बात ये जहन में रखें कि ये जो F फोर्स लग रही है इस तरफ, ये फोर्स यहां से ये लगा रहा है, और ये जो फोर्स यहां लग रही है ये फोर्स यहां लग रही है, ये फोर्स यहां लगा रहा है। क्लियर हो गया? दोनों की फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अच्छा, अब उसके बाद तीसरी बात यह है कि F जो है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इसके स्क्वायर के, दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को, जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं, इनको कंबाइन करते हैं, बाय कंबाइनिंग 1 and 2 वी गेट F। इन दोनों को कंबाइन किया, देयर इज वन F ओवर हियर इन द लेफ्ट हैंड साइड, और यहां पे जो प्रोपोर्शन का साइन है वो ये आ गया, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जब इसको इसके साथ पैच करते हैं, यानी आपको पहले भी हम ये बात बता चुके हैं कि जब दो प्रोपोर्शन साइंस को आपस में एक दूसरे के साथ मैच किया जाता है तो वो पैच हो जाते हैं। पैच इस तरह से कि ओवरलैप पैचिंग होती है। तो m1 m2 यहां 1 की जगह पर आ जाएगा और अपॉन आर स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास एक आती है कि f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और यू नो वेरी वेल कि जब हम प्रोपोर्शन के साइन को खत्म करते हैं तो दो चीजें आती हैं यहां पर, एक इक्वल का साइन और एक कांस्टेंट वैल्यू। तो हमने यहां पे इस साइन को खत्म किया, उसकी जगह एक इक्वल लगाया और एक कांस्टेंट लगाया। ये कांस्टेंट हमारे पास कैपिटल G है। इस कैपिटल G को कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कह सकते हैं, इसलिए कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का लॉ है, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहा जाता है। कैवेंडिश एक साइंसदान था, उसने इस G की वैल्यू को एक एक्सपेरिमेंट के जरिए से फाइंड आउट किया। तो वो वैल्यू बनती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। अच्छा, आप अगर गौर करें तो माइनस 11 का मतलब है कि बहुत ही छोटी वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट के बाद आप लगाएंगे 10 जीरोस लगाएंगे, फिर एक 1 आगे आएगा, तो ये कहीं जाके आपके पास 10 टू द पावर माइनस 11 की वैल्यू बनती है। और आगे इसका जो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अच्छा, ये यूनिट कैसे बना? मैंने आपको ये बात पहले बताई है कि यूनिट फॉर्म करने का एक तरीका होता है। जो हमारा एक्चुअल फॉर्मूला फॉर्म होता है उस फॉर्मूले से हम यूनिट डिस्क्राइब कर लेते हैं, जो उसका नया SI यूनिट बन जाता है। चुनाचे इसको भी जरा देख लेते हैं। अगर इस फॉर्मूले को देखें और यहां से हम G की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो ये जो R स्क्वायर है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और F से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। तो F मल्टीप्लाई बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू G m1 m2। ये बचा G m1 m2, ये बच गया राइट हैंड साइड पे। अब ये m1 m2 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे ले जाके डिवाइड पे ले जाएंगे इसको लेफ्ट हैंड साइड पे, तो F R स्क्वायर अपॉन m1 m2 बच गया और ये G की वैल्यू आ गई। अब इसकी SI यूनिट जब निकालने जाएंगे तो हर एक का SI यूनिट डालते चले जाएं। F का यूनिट न्यूटन, R हमारे पास चूंकि डिस्टेंस होता है इसलिए इसका यूनिट तो मीटर हो गया, चूंकि इसको स्क्वायर है इसलिए इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। मीटर, ये मास हमारे पास किलोग्राम में होता है, ये मास भी किलोग्राम में हो गया। चुनाचे इसका जो फाइनली SI यूनिट बनता है वो बनता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो इस वजह से इसका यूनिट हमने यहां पर लिखा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अच्छा, ये बात तो आपकी समझ में आ गई होगी। इसको आप दोबारा देखिएगा इस पोर्शन को जहां पर अभी हमने ये डिस्क्राइब किया और ये ड्राइव करके यहां पर इस फॉर्म पे लेकर आए और फिर उसके बाद इसकी ये वैल्यू हमने आपको बताई। आइए इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। मैं इस वक्त न्यूमेरिकल नंबर 7.8 पर हूं, पेज नंबर 121। आप लोग अपनी अपनी बुक्स का पेज नंबर 121 निकाल लीजिए। ये हमारे पास एक सन की पिक्चर है और ये हमारे पास एक अर्थ की पिक्चर है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है r। क्वेश्चन ये है, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज 1.49 into 10 to the power 11 meter, and I have mentioned over here
अबाउट दिस वैल्यू, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, इन दोनों के सेंटर टू सेंटर का जो डिस्टेंस है वो हमने जो लिखा है यहाँ पर 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। इसी तरीके से यहाँ पर इन दोनों के मासेस भी दे रखे हैं, अर्थ का मास भी दे दिया है और सन का मास भी दे दिया है। तो मास ऑफ अर्थ को हमने ME कहा, M इज द मास, E फॉर द अर्थ। मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। मास ऑफ द अर्थ यहां पर आ गया, ये गिवन है क्वेश्चन में। इसी तरीके से आप यहां पे मास ऑफ सन भी देख सकते हैं कि ये मास कैपिटल M से और S फॉर द सन 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। और यहां पर उसने कहा है कि फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू, सन और अर्थ। इन दोनों के दरमियान में मास, इन दोनों के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये वाली, वो हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर हो गया? अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम यहां पर सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले डेटा लिखते हैं, डेटा की डिस्क्रिप्शन उसकी वर्ड डिस्क्रिप्शन के साथ और न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन के साथ, फिर क्वेश्चन मार्क जो भी है वो हमारे पास यहाँ पर पूरा डेटा सेट हो जाता है। सॉल्यूशन के बाद हम इसका रेफरेंस भी देते हैं कि हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू लॉ, कौन सा लॉ? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, F इज इक्वल टू G। अच्छा, ये जो G है, अगर इसको यहां शुरू में लिख दें और डिवीजन यहां से शुरू कर दें, या इस G को ऊपर ही लिख दें और तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात यह है कि हमने यहाँ पे स्मॉल m और स्मॉल m, दो स्मॉल m इस्तेमाल किए थे, हमने यहाँ पर कैपिटल इस्तेमाल कर लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मासेस का सिंबल कोई भी हो जाए, लेकिन यहाँ आएंगे मासेस ही। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सन, और ये भी मल्टीप्लाई ही हो रहा है, और बीच में जो इसका डिस्टेंस आ रहा है वो है r²। ठीक हो गया? अब उसके बाद हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। G की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 6.67 इंटू 10⁻11। ME की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻24, और इसी तरह मास ऑफ सन की भी वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻30। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब उसके बाद यहां पर r² की जगह इसकी ये वैल्यू है 1.49 इंटू 10⁻11 और इसका फिर होल स्क्वायर, इसलिए कि यहां पर स्क्वायर आ रहा है। अब इसकी जो कैलकुलेशन है, याद रखिएगा कि कैलकुलेशन के लिए हमारे पास यहां जब एक्सपोनेंट फॉर्म आ जाती है, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशंस भी कहा जाता है। जब ये एक्सपोनेंट फॉर्म आ जाती है तो सारी की सारी एक्सपोनेंट फॉर्म एक साथ सॉल्व की जाएंगी, और जितने ये वाले नंबर हैं जो इसके साथ यहाँ लगे हुए हैं, इनको एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये 4 मैंने टिक्स लगाए हैं तो इनको कंबाइन कर देंगे, बाकी जो डैशेस मैंने अंडरलाइन किया है इनको एक साथ यहाँ पर रख देंगे, तो इससे कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। यानी अब मैं इसको सेपरेट करने लगा, 6.67 इंटू ये वाला 6 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2 डिवाइडेड बाय 1 अच्छा देखिए, एक बात ये है कि ये जो स्क्वायर है, चूंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा हुआ है, इसलिए ये स्क्वायर इस पर भी आएगा और इस पर भी आएगा, चुनाचे नीचे आ गया 1.49 होल स्क्वायर, ये अलग हो गया। ये सारे जो कैलकुलेटिंग फैक्टर्स थे उनको मैंने एक तरफ अलग कर दिया, और उसके बाद अब यहाँ पे 10 टू द पावर, आपको पता है कि बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, वही रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, लेकिन एक स्टेप इस पे बीच में हम और कर रहे हैं। अब मैं इसको कलेक्ट कर रहा हूँ, 10 टू द पावर -11, 10 टू द पावर 24, 10 टू द पावर 30,
और ये जो हमारे पास 10 टू द पावर 11 है, ये बेसिकली 11 नहीं है, ये 11 होल स्क्वायर है। तो 11 के होल स्क्वायर, आपको मालूम है ना कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर होल पावर 5 होता है तो हम क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करके और इसको 10 कर देते हैं, सॉरी एक्स पावर 10 हो जाता है ये, ठीक है। यानी पावर पे जब पावर आती है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है। चुनाचे ये 11 नहीं है, 11 टू ज़ा 22 है, 11 टू ज़ा 22 है। ये तो बात तय हो गई कि यहाँ पर ये 10 टू द पावर 11 नहीं है, बल्कि ये 10 टू द पावर 22 है। लेकिन चूंकि डिनोमिनेटर में है और हम इसे न्यूमरेटर में लेके जा रहे हैं, इसलिए इसकी साइन, पावर की साइन चेंज हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 टू द पावर -22। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास फुल स्टेटमेंट सेपरेशन के साथ आ गई। क्लियर? अब इसकी आगे की जो कैलकुलेशन है वो हम यहां पे कर देते हैं। F इज इक्वल टू, इसकी कैलकुलेशन 6.67 इंटू 6 टू ज़ 12 डिवाइडेड बाय 1.49। अच्छा, इसको हम यूं भी कर सकते हैं 1.49 एक साथ, इन दोनों को पावर 2 है। अगर किसी कैलकुलेटर में, चूंकि हमें सिंपल कैलकुलेटर अलाउ होता है, हम सिंपल कैलकुलेटर में कहीं स्क्वायर ना हो तो हम क्या करेंगे, उसके 2 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इसी तरीके से ये हमारे पास 10, मैंने आपसे कहा ना कि बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। पावर्स ऐड होने का मतलब ये कि जो प्लस साइन के साथ है वो प्लस के साथ, और जो माइनस के साथ है वो माइनस के साथ आ जाएगी। तो मैं इसमें यहां पर यूं लिख रहा हूं, -11 +24 +30 -22। अब इसको सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है 6.67 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 1.49 इंटू 10 टू द पावर, कितना बनेगा ये हमारे पास, इसको ऐड करके देख लेते हैं। 30 और 24 कितना हो गया, ये हमारे पास 54 हो गया। उसमें से -11 किया तो हमारे पास 3 और 4 43 आ गया। -22 किया तो हमारे पास कितना आ गया, 3 - 2 1 हो गया, 4 - 2 2 हो गया। तो ये 21 बना हमारे पास। क्लियर हो गया? तो इस तरह से इसकी वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो 10 टू द पावर 21। अब आप मुझे ये बताएंगे कि इसकी फाइनल वैल्यू क्या बनती है, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करके। अच्छा देखिए, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करने का एक खास मेथड है, वो ये है फ्रॉम कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से आप पता है क्या करेंगे, आप करेंगे 6.67 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 1.49 और फिर उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, नो, आप फिर दोबारा डिवाइड बाय 1.49 करेंगे, ठीक है। वजह क्या है? वजह यह है कि ये जो 1.49 है इस वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं, ये 1.49 फिर वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं, जो कि खुद डिवाइजर है। ये जब जो वैल्यू डिवाइजर होती है उसको डिवाइड के साथ ही लिखा जाता है। चुनाचे अगर आपने इसको यूं कर दिया मल्टीप्लाई, आपने कहा जी यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, कैलकुलेटर में भी आपने मल्टीप्लिकेशन डाल दिया, तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, यानी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, डिवाइड के साथ करेंगे, और फिर आप यहाँ पर हमें इसका आंसर बताएंगे कि ये आंसर इसका क्या आ रहा है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये जो टॉपिक हमने पढ़ा और इसके साथ इसका एक न्यूमेरिकल किया, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।